नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या हो रहा है इन अमेरिका में कि इतनी बेचैनी है, हर तरफ से इतनी बेचैनी है। तो मार्को रूबियो की सेनेट हियरिंग हो रही है और मार्को रूबियो की सेनेट हियरिंग में बोलते हैं कि जो एम्बार्गो या जो ब्लॉकेड अमेरिकन नेवी ने किया है वो सिर्फ ईरानी शिप्स के लिए, और ईरानी शिप्स का जो ब्लॉकेड है वो सारे विश्व के लिए एक्सेप्ट इंडिया, चाइना और सम अदर कंट्रीज, और जो कि ईरानी शिप्स उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप इसके बैकग्राउंड में जाके देखें कि बैकग्राउंड क्या चल रहा है इसके अंदर बैकग्राउंड ये चल रहा है कि ये जो ब्लॉकेड है ये अमेरिका ने भी लगाया, ईरान ने भी लगाया। ईरान ने लगाया है ऑन शिप्स विच डू नॉट पे देम टोल्स, ताकि अमेरिकन नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर नहीं घुस पाए। और जो टोल्स उन्होंने लगाए हैं ये उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी है कि अगर हम दुनिया की इकोनॉमी ठप कर देंगे तो अमेरिका विल बी फोर्स्ड टू अबैंडन द वॉर और इजराइल विल बी फोर्स्ड टू अबैंडन द वॉर। लेकिन इजराइल को इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि उसका ऑयल जो है अजरबैजान से आता है, ब्राज़ील से आता है, और कंट्री छोटी है, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो वर्ल्ड है उसके ऊपर जो ब्लॉकेड का इफेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है अमेरिकन ब्लॉकेड से, ईरानियन ब्लॉकेड से नहीं पड़ रहा है। ईरानियन ब्लॉकेड इज ओनली ऑन अमेरिकन शिप्स, इजरायली शिप्स। लेकिन जो दुनिया पे जो ब्लॉकेड पड़ रहा है वो पड़ रहा है अमेरिकन ब्लॉकेड से, और अमेरिका इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। उसने वापस ट्राई किया इजराइल के थ्रू अटैक करने का, और अमेरिका ने भी अटैक किया, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिला इतना भयंकर था कि सारे मिलिट्री बेसिस गॉट अफेक्टेड इन लास्ट 3 डेज। तो वापस टॉक्स पे बात आ गई है क्योंकि इसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अनलेस अमेरिका ड्रॉप्स ए न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ ऐसा काम करे। लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उनका जो मिलिट्री यूनिट्स है डिवाइडेड है ऑन 31 जोन्स। तो किसी भी एक पे अटैक करेंगे तो दूसरा विल बी एक्टिव, तो वहां पर भी अटैक नहीं कर सकते। तो क्लियरली मिलिट्री इज डिक्टेटिंग दी पीस प्रोसेस। अब अमेरिका के पास ऑप्शंस इतने कम है अदर देन लीविंग द स्ट्रेट, क्योंकि अगर वो छोड़ता नहीं है तो मई का इलेक्शन जो मैं बता रहा था पहले कि ट्रम्प के जीतने के चांसेस ज़्यादा है वो कम होते जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से अगर ये ब्लॉकेड 1 महीना और चल गया, जुलाई तक चल गया, देन ट्रम्प विल कंप्लीटली लूज बोथ द हाउस एज वेल एज सेनेट। और ये जो मूवमेंट है, ये जो स्टॉल है, इसमें बहुत सारा हाथ जो है आपको मालूम है ब्रिटेन, स्मॉल ब्रिटेन का भी रहता है हमेशा। स्मॉल ब्रिटेन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है इस तरह के इस कॉन्फ्लिक्ट को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उसको अमेरिका पे प्रेशर डालना है कि अमेरिका मस्ट कंप्लाई विद देयर डिमांड्स। उनका डिमांड्स क्या है? बड़ा सिंपल है कि दे शुड बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस एंटायर ऑपरेशन, नॉट जस्ट अमेरिका, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी इज ऑल्सो गोइंग डाउन। एक तरह का लड़ाई बहुत पुराना है, हु कंट्रोल्स अमेरिका। तो जब तक डेमोक्रेट्स जीत रहे थे तब तक अमेरिका जो है इफेक्टिवली वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन थ्रू प्रोटेस्टेंट लीडरशिप। लेकिन ट्रम्प के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो ब्रिटेन चलाता था पहले, अब वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अमेरिका कंट्रोल में लेना चाहता है बिकॉज दे डोंट वांट टू फाइट फॉर ब्रिटेन। वो ब्रिटेन को प्रोटेक्शन करने के लिए भी लड़ना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अलग से बैठे रहें शांति से और अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दें और अपने देश पे ध्यान दें। लेकिन ब्रिटेन ये नहीं चाहता है। ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को यूज करता है टू क्रिएट ग्लोबल केओस। आप लोगों को लगता होगा कि ब्रिटेन की तो बहुत छोटी सी नेवी आर्म फोर्सेस है, लेकिन आप उसमें न्यूजीलैंड के ऐड कर दीजिए, उसमें आप कनाडा का ऐड कर दीजिए, उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का ऐड कर दीजिए, तो ब्रिटेन हैज ए साइजेबल फोर्सेस ऑन ऑल साइड्स ऑफ द अर्थ। ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, ग्रेट ब्रिटेन में तो है ही, स्मॉल ब्रिटेन में तो है ही, प्लस उसके जो 19 ओवरसीज टेरिटरीज है वहाँ सब तरह से ब्रिटेन का नेवल प्रेजेंस आ जाता है। प्लस इट हैज़ ए फ्लोटिंग आर्माडा ऑफ 3 और 5 न्यूक्लियर सबमरीन्स जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लेके घूमती रहती हैं। और आपको मालूम है ब्रिटेन कैन यूज एनी टाइम दे वांट। उनका कोई ऐसा पॉलिसी नहीं है कि नो फर्स्ट यूज, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है।
नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है भारत का और चीन का, बाकी किसी भी देश का नहीं है, इंक्लूडिंग रशिया। सो ये जो है स्टेलमेट क्रिएट करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और ये फैक्ट जो है बहुत ही कम लोग रिपोर्ट कर पाते हैं, बिकॉज इसके लिए आपको इतिहास पता लगना चाहिए। मैक इन द हॉलिडेड फिलोसफी, फिर उसके बाद रशिया इज बाय द रशिया द एनिमी, चला जाता है वापस रशियन ऑर्थोडॉक्सी चर्च वर्सेस कैथोलिसिज्म वर्सेस चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये पुरानी लड़ाई है, और इसमें अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ ब्रिटेन इज टू कंट्रोल रशिया। उसको मालूम है कि रशिया को मैंने कंट्रोल किया, देन आई विल गेट एक्सेस टू रिच नेचुरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ, और उससे मैं वापस दुनिया का पावरफुल इकोनॉमी बन जाऊंगा। नॉनदलेस जो स्मॉल ब्रिटेन है, छोटा ब्रिटेन, पूरे दुनिया का जो आतंकवाद का जो सिस्टम है उनको चलाता है। पाकिस्तानी जनरल्स यूके में रहते हैं, पाकिस्तानी जनरल्स ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, पाकिस्तानी जनरल्स न्यूजीलैंड में जाते हैं, और पाकिस्तानी जनरल्स रिटायर होकर अमेरिका आते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर हुज एलिजेंस इट इज, ये सब देश उनको पनाह देते हैं। आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान का नाम भी ब्रिटेन में ही बनाया गया था, पाकिस्तान में नहीं बनाया गया था। पाकिस्तानी जो इंडियन मुसलमानों ने ब्रिटेन में जाकर नाम क्रिएट किया था, तो वो जड़ ही वो जगह है, पूरे विश्व के जितने भी जो आतंकवाद चलता है उसकी जड़ है उधर। उसी पॉलिसी को अमेरिकन फॉलो करते हैं। आपको लगता है कि अमेरिकन क्या कुछ अलग से क्रिएट करते हैं, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स जो है ब्रिटिश वर्जन ऑफ हिस्ट्री पढ़ाती हैं, और थोड़ा बहुत उसके अंदर अमेरिकन इंडिपेंडेंस होता है, बट जनरली ऑल द टेक्स्ट बुक सिलेबस इज एज पर द ब्रिटिश। और यही एक कॉलोनाइजेशन का था कि इंग्लिश इम्पोज की जाए ब्रिटेन पे, यूएस पे, कनाडा पे, ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड पे, और बाकी जगह स्पेनिश रहेंगी, ओल्ड अरेंजमेंट। ना भारत उनके लिए एक अनफिनिश्ड एजेंडा था, 300 साल पुराना, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि अब ब्रिटिश जो एम्पायर है, कभी भी जो मोनार्की है, कभी भी सहन नहीं कर पाए कि भारत विल राइज अगेन। उन्होंने सोचा, हमने पूरा तोड़ दिया है। लेकिन ये समय भारत के लिए बहुत अच्छा है कि बॉर्डर्स को रीअरेंज करने का, जैसे कि पाकिस्तान नाम का जो आर्टिफिशियल नाम है डजंट नीड टू एग्जिस्ट, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, और बांग्लादेश नाम भी एग्जिस्ट नहीं है। लोग बोलते हैं कि डेमोग्राफिक तो बहुत ख़राब है, हम कैसे करेंगे, नहीं, वो भारतीय सेना कर लेगी। सेनाओं के माध्यम से डेमोग्राफिक रिलीजियस चेंजेस कराए जाते हैं। तो अगर वो लोगों ने कराया हिंदुओं का थ्रू फोर्स, क्या हम नहीं करा सकते उनका थ्रू फोर्स? वो तो यही बात हो गई कि जो झूठ फैलाया जाता है, आर्यवर्त तो भारत का देश है, भारत के सिंधु नदी के पूर्व में और पद्मा नदी के पश्चिम में ये आर्यवर्त है। पद्मा और गंगा एक ही बात है, ये आर्यवर्त है। हिमालय और विंध्याचल ये आर्यवर्त है, और आर्यवर्त तो हमेशा ही राज करता रहा है पूरी दुनिया पे, को मालूम है। अभी हमारा आर्यवर्त भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि सिंधु नदी हमारे नक्शे से बाहर है, पद्मा नदी हमारे नक्शे से बाहर है। तो जो भी सरकार है भारत में, अगर थोड़ा सा इस समय बड़ा अच्छा है बॉर्डर चेंज करने का, अगर थोड़ा सा वो डिसीजन दिखाएं, इसको चेंज इजीली किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय सेना बहुत सक्षम है, क्योंकि ये इन सबके प्लान्स भारत में फेल इसीलिए होते हैं बिकॉज भारत की सभी सरकारों ने एक्सेप्ट कांग्रेस सरकार ने भारत की सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया। नेहरू ने तो और गांधी ने तो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, क्योंकि वो सभी ब्रिटिश इंटेलिजेंस से कनेक्टेड थे, और उन्होंने वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए जो ब्रिटिश चाहते थे। किसी भी हाथ उन्होंने नेगोशिएट नहीं किया बिल्कुल भी, उन्होंने को जो मिला वो ले लिया। उन्होंने अपनी शक्ति भी नहीं जानी, और उन लोगों के पास जिसकी शक्ति से ब्रिटिश डरते थे उनको उन्होंने बाहर रखा, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। तो भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका है, मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ 3-4 दिन से, और मैं चाहता हूँ कि उसको आगे बढ़ाएं। शायद हमारा भी वहाँ पे कुछ योगदान होगा, अगर कोई देख रहा होगा तो कुछ योगदान तो होगा हमारा भी, कि क्योंकि वी हैव मेंटेन्ड ए कंसिस्टेंट हिस्टोरिकल लाइन। अब आती है नए नक्शों को देखने की। देखिए, ऑस्ट्रेनेशियन करके कोई शब्द होता नहीं है, ये बनाया गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, जिनको अबोरिजिन्स बोलते हैं, उनका संबंध आता है मलय द्वीपों से, फिलीपींस और इन सब देशों से आता है। और वहाँ पे अब देखें, अगर हम इंडोनेशिया को ही देखें, पपुआ न्यू गिनिया को ही देखें, वहाँ के सारे मूल निवासी पहले हिंदू थे, चाहे आदिवासी हों या वो, मतलब उनका जो अब्राहमिज्म वहाँ पे कुछ नहीं था। जैसे कि अब्राहमिज्म तो आपको मालूम है 3 रिलीजन होते हैं अब्राहमिज्म के, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म
एंड इस्लामिज्म। मतलब कैथोलिज्म क्रिश्चियनिज्म थोड़ा कनेक्टेड है, थोड़ा फर्क भी बहुत है दोनों में, लेकिन कनेक्टेड है, क्योंकि क्रिश्चियनिज्म वर्ल्ड में जो है दोनों अलग अलग रिलीजन माने जाते हैं, उसके थोड़े से स्मॉल बिलीफ के बदलते हुए। तो भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है कि ऑस्ट्रेलिया के ओबोरिजिन्स, न्यूजीलैंड के माओरी, अमेरिका के नेटिव अमेरिकन और इंडिजिनस पीपल ऑफ साउथ अमेरिका सबको मिलकर ग्लोबल साउथ में सीट दी जाए, क्योंकि जब वो दिया जाएगा तो भारतीय सरकार की सुरक्षा उनको मिलेगी और भारतीय सरकार को उसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय नेवल बेसिस भी एक्सपेंड हो रहे हैं, फिजी में है और नामीबिया में भारत को कुछ मौका मिल सकता है। मिडिल ईस्ट में तो भारत के हैं ही, और भी सदर्न इंडियन ओशन में भी है। तो भारत के लिए भी एज कैपेसिटी एक्सपेंड्स, उसके लिए भी और ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी ऐड होती जाएगी। और भारत जो है ऑलरेडी ब्लू वाटर नेवी है, भारत डीप सीज में काम करता है। इतने सारे नेवल एक्सपेडिशंस हैं जो डीप सी में जाते हैं, पूरी दुनिया में सेल के थ्रू ट्रैवल करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं समुद्र का किस तरह बिहेवियर होता है हर जगह पे, क्योंकि उसी हिसाब से ही शिप्स की और डिप्लॉयमेंट होती है, उनका नेविगेशन पाथ्स को डिसाइड किया जाता है। साथ में इंडियन मिसाइल इन्वेस्टमेंट जो भारत कर रहा है, प्लस ड्रोन इन्वेस्टमेंट, प्लस एमका को प्राइवेटाइजेशन में बनाना, दिस इज अ बिग डील फॉर द वर्ल्ड। अब आता है नेक्स्ट लॉजिस्टिक प्लेन्स को बनाने के लिए जो कि C-17 के साइज के हो। जिस दिन भारत ने वो बनाने शुरू कर दिए अलॉन्ग विद देयर इंजन्स, तब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा। बाद में बचता है डेटा आपका, जिसमें मेरे बड़े कठोर शब्द हैं कि जितना भी भारत का AI डेवलपमेंट है वो भारतीय कंपनीज के अंदर ही हो। सारे जो जैसे चाइना डीप सीक के थ्रू काम करता है, भारत का भी कुछ ऐसा ही बने सिस्टम जो भारत के खुद के AI सिस्टम हो, क्योंकि AI जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ कोलोनाइजेशन है। अब बात करते हैं अमेरिका की वापस इलेक्शंस की। अभी प्राइमरीज चल रहे हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अमेरिका का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे से कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई है, इकोनॉमिक्स कमज़ोर हो गई है। हमारे शो पे हम कितने 2021 से बात कर रहे हैं डीडॉलराइजेशन की, 5 साल हो गए हमको बात करते हुए। अब जनता मानती है कि अमेरिकन गवर्नमेंट स्वयं ही डीडॉलराइजेशन कर रही है, क्योंकि वो डेट पे नहीं कर सकती डॉलर डेट को, और डॉलर डेट को पे नहीं कर सकती, उसके पास गोल्ड भी नहीं है, इतना रिजर्व्स भी नहीं है। काफ़ी अमेरिका में उसका एक्सपोज करने की बात की थी, लेकिन इन्हें नहीं किया, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी हो जाती है। आपको मालूम ही है अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी किया जा सकता है। एंड तो इसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसको सॉल्व करने के लिए बिटकॉइन लेकर आए हैं, और बिटकॉइन में आपको मालूम है लगातार उसकी वैल्यू नीचे गिर रही है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली कोलैप्स करना है। लेकिन जो भी बिटकॉइन के ओनर्स हैं वो सब गोल्ड खरीद रहे हैं। सडनली ये सब बातें चली गई हैं न्यूज़ से विद ईरान कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ईरान कॉन्फ्लिक्ट का एक पर्पज़ ये भी था जो एक्चुअल कोलैप्स ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं छुपाया जाए। इसलिए आपने देखा होगा लार्ज स्केल अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हुए, क्योंकि एक के डिस्ट्रैक्शन था फॉर इंटरनल करेक्शन। इसलिए पहले युद्ध के बाद जो उन्होंने शॉक एंड ऑ क्रिएट किया, उसके बाद से ये ऑपरेशन कम हो गया। इजराइल को लगा था कि वो ग्रेटर इजराइल के बारे में बात करेंगे, लेकिन अमेरिका ने उसको दबा दिया और इंटरनल इकोनॉमी पर फोकस किया। जो उनको आबरा का डबरा करना था वो करने की कोशिश करी, वो भी फेल होती जा रही है। तो अब कोई ऑप्शंस बचे नहीं है प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने कि हैंड ओवर द मैंटल टू द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। जो भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा वो इस काम को आगे लेके जाएगा, और ट्रम्प उसको नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ईरान वॉर में जो उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। उनको लगा था ईरान सरेंडर करेगा, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलकर बंद करके उसने वो जो स्ट्रेटेजिक मूव किया वो अमेरिका को उसका आइडिया ही नहीं था, और इससे डील करने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। प्लस इंडियन नेवल पोस्चर जो है काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनको लग रहा था कि शायद इंडिया का बैकिंग मिलेगा वहाँ पे। इंडिया ने भी वहाँ पे डील नहीं किया, क्योंकि उस युद्ध में इन्वॉल्व होना भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका के युद्ध है। अमेरिका के युद्ध अमेरिका को लड़ने पड़ेंगे। यूरोप ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वो भी समझ गए कि ये जो ईरान वॉर है वो स्मोक स्क्रीन है, उसके पीछे कुछ और प्लानिंग चल रही है, इकोनॉमिक वाइटैलिटी को रिस्टोर करने की ये प्लानिंग चल रही है। तो इसलिए यूरोप ने भी साथ नहीं है, क्योंकि रियल वॉर नहीं है। और बाद में कोई और देश भी नहीं जुड़ा, क्योंकि सबको पता लगे रियल वॉर नहीं है, ये स्मोक एंड मिरर्स है। और जो भी नेटो की, अब नेटो के कहीं ना कहीं तो अमेरिका को बाहर निकलना ही पड़ेगा,
बिकॉज ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रूप्स आर देयर टोटल इन एंटायर यूरोप इंक्लूडिंग यूके। उनको तो बाहर निकालना ही पड़ेगा भारत अमेरिका को, बिकॉज उनको मेंटेन करने के लिए अमेरिका को पर ईयर हैज़ टू स्पेंड 12 to 18 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द इक्विपमेंट्स कितने हैं वो तो छोड़ दीजिए आप, प्लस साउथ कोरिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी अमेरिका को निकलना पड़ेगा। जापान हैज़ टू स्टैंड ऑन इट्स ओन विद इंडिया, इसीलिए क्वाड के बारे में बहुत फोकस कर रहे थे, बट क्वाड हैज़ नथिंग टू डू विद मिलिट्री एक्शन, क्योंकि भारत उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसलिए ये पूरी जो वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स है उसमें इंडिया इज अ सेंटर स्टेज, द ओनली स्टेबल इकोनॉमिक पावर बिकॉज ऑफ इंडियाज लीडरशिप। अगर कांग्रेस की पार्टी होती तो अमेरिका और ये सब कंट्रीज को खा जाते, बिकॉज उनको मालूम है करप्शन रहता है। आपको मालूम ही है कि कोई भी इस्लामिक कंट्री आप उठा लीजिए करप्ट रहते हैं, मुसलमानों को करप्ट करना ज़्यादा आसान होता है एज फ्रॉम द जियो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव। आपने देखा है जहांगीर फोर्ट, पूरा इतिहास है मुसलमान, कोई भी एक भी इस्लामिक कंट्री उठा लीजिए, ऑल आर किसी न किसी के गुलाम है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इंक्लूडिंग इंडोनेशिया एंड मलेशिया, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ओनली डिविडेंड इंडोनेशिया के पास है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अदर देन दैट कोई भी सारे गुलाम है, सारी वेस्टर्न। अभी देखिए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट पकड़ा गया था कुछ आई थिंक 1 ईयर पहले, गिड़ाते हुए ट्रम्प को हॉट माइक पे, कैन आई स्पीक टू एरिक ट्रम्प, कैन आई स्पीक टू एरिक ट्रम्प, गिड़ा रहा था। वो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ट्रम्प को गिड़ा रहा था उसके लड़के से बात करने के लिए। ओके, ये था। तो भारत ने भी वहाँ पे एक्शन दिखाया और उनको उसके करप्शन को एक्सपोज किया, और को जो करना चाहते इंडोनेशिया के साथ वो एक्सपोज किया, एंड एवरीथिंग फेल्ड, है ना। इंडोनेशिया क्वाड में इंडोनेशिया नहीं है क्योंकि वो कुछ रक्षा नहीं कर सकता, लड़ ही नहीं सकता, सेना ही नहीं है उसकी, ये उसकी सेना भी है, दे आर जस्ट फॉर डेकोरेटिव सेना, दे आर जस्ट फॉर अमेरिकन टू सेल देम मोर वेपन्स, नथिंग एल्स। F-16 को बेच के किसी की सुरक्षा नहीं हुई है, F-16 हर जगह गिराए गए हैं, MiG-29 ने गिरा चुका है, भारत ने बहुत बार गिराया, MiG-21 से गिराया है भारत ने, तो F-16 इज नो लॉन्गर द पावर। F-35 भी नहीं बचा बिकॉज ईरान ने उसको ट्रैक कर लिया। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, और भारत की पोजीशन तो आपको मालूम ही है, न्यूट्रल है, और जब भारत के पे आँच आएगी तो भारत काम करेगा। तो अजीत डोभाल जी ने अफगानिस्तान को संभाला, उससे अमेरिका को भी नोटिस मिल गया कि डोंट ड्रेड गो देयर। म्यांमार को संभाला, डोंट गो देयर, बोथ चाइना एंड अमेरिका, और भारत साउथ चाइना सी में वियतनाम को आर्म कर रहा है टू वार्न चाइना, देन डोंट मेस। फिलीपींस को ऐड किया, जबकि फिलीपींस अमेरिकन अलाय है, लेकिन वहाँ पे दिया उन्होंने टू फॉर द साउथ चाइना सी। उनको मालूम है कि फिलीपींस विल एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ भारत इन अ वे, तो भारत ने भी स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बोलते हैं बनाना शुरू कर दिया है ऑल अराउंड चाइना। और मलाक्का स्ट्रेट को अगर भारत चोक करेगा, देयर इज नो वे एनीबडी कैन एंटर और एग्जिट, तो चाइना को मालूम है। तो म्यांमार को सॉल्व किया, अफगानिस्तान को सॉल्व किया, अब बारी है पाकिस्तान की। तो अमेरिका को फाइनल नोटिस चला गया है, आइदर यू विथड्रॉ और आप इसको छोड़ के जाओ, यू डोंट हैव टू कम। तो इसलिए पीट हेगसेथ का स्टेटमेंट आया, इंडिया इज अ वेरी सिक्योर पार्टनर, वी डोंट नीड टू बी देयर, क्लियर मैसेज उनका, और दे डोंट नीड टू बी देयर, भारत का वो एरिया है, भारत विल टेक केयर ऑफ इट। तो ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर देयर। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका का मिलिट्री पोस्चर बदल रहा है, इज गोइंग टू फोकस मोर ऑन साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में आपको मालूम ही है कि उनका फोकस इज रिसोर्सेज एंड ए बैकयार्ड, क्योंकि अमेरिका में कुछ उगता नहीं है बिकॉज ऑफ द वेदर। आप लोग बोलेंगे कि अरे ग्रेन नंबर 1 है, ग्रेन्स पे सारे केमिकल लेस्ड है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डोंट बाय देम GMO क्रॉप्स, क्योंकि वेदर उस तरह का है ही नहीं, बना ही नहीं उस तरह का वेदर, नेचुरली नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल फ्रूट्स साउथ से आते हैं, कुछ फ्लोरिडा में उगते हैं, कुछ कैलिफोर्निया में उगते हैं, बट जनरली इंपोर्ट होते हैं, एंड उसके लिए उसको साउथ अमेरिका की जरूरत पड़ेगी फॉर फूड सिक्योरिटी। और अमेरिका के रिच लोग भाग रहे हैं। आपने देखा कि ट्रम्प की इवांका ट्रम्प ने एक आइलैंड खरीदा मेडिटेरेनियन में, फिर पीटर थील अर्जेंटीना भाग गया। तो रिच आर लीविंग अमेरिका इन बिग नंबर्स, और अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन हैज बिकम द नंबर 1 प्रोफेशन फॉर विमेन। आपको दिखता ही है, इस तरह ओनली फैंस में यंग ग्रुप्स की बात करें तो 10% ऑफ यंग वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 आर ऑन ओनली फैंस, जो कि 1.2 मिलियन to 1.4 मिलियन है।
विच इज़ अ बिग नंबर। और मेरे को लगता है कि ये इंक्रीज होने वाला, डिक्रीज होने वाला नहीं है। देयर विल बी मोर वुमेन ऑन ओनली फैंस जैसी वेबसाइट्स पे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। दिस शोज द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन एक्सपेरिमेंट, यू नो, वही बोल सकते हैं उसको। सो वेरी अनयूजुअल सिचुएशन कि जो सोवियत के साथ हुआ वही अमेरिका के साथ हो रहा है, क्योंकि दोनों ही कॉलोनीज है, दोनों ही कॉलोनीज। कॉलोनीज कैन नॉट सस्टेन, क्योंकि अगर आपका रिलीजन फॉरेन का है और जमीन भूमि का नेचर अलग है, तो भूमि तो आपको शांत रहने नहीं देगी, है ना। पाकिस्तान का भी यही प्रॉब्लम है। भूमि तो सनातन, उसमें तो सारे ऋषि मुनियों की तपस्या है। भूमि का प्रभाव सरकार पे पड़ता है, तो जैसी भूमि वैसा ही आपका धर्म होना चाहिए। ये गोल्डन रूल है। तो ये जितनी भी कॉलोनीज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएसए, ये सारी कोलैप्स होंगी। साउथ अमेरिका की सारी गवर्नमेंट्स कोलैप्स होंगी, क्योंकि भूमि का स्वभाव अलग है। भूमि को कुछ और यज्ञ चाहिए, और ये लोग यज्ञ करना नहीं जानते, है ना। काम भावना को यज्ञ नहीं बोलते, यज्ञ तो विष्णु के लिए होते हैं। तो इसलिए भूमि का स्वभाव अलग है। इसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि अल्टीमेटली पुराने जो ओरिजिनल धर्म है जमीन से जुड़े, वो ऊपर आ जाएंगे, और वही हमारा काम भी रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम लोग को सपोर्ट भी करिए, और सीखना चाहते हैं तो हमारे गुरुकुल में जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।